हाँ जी, 12th क्लास। चलो भाई। हाँ, तो टॉपिक का तो तुम नाम पढ़ के ही आए हो, फिर भी बोलो सर लिख दो, तो लिखेंगे जरूर। देखो भैया, हम बात कर रहे हैं वर्क डन और ऐसे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an uniform electric field। ठीक है, बोलोगे सर आप ढंग से लिखते भी नहीं हो। बेटा बोर्ड इतना छोटा सा है, ऐसे लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब बच्चे देखो, सबसे पहले आपको ना मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बोलोगे सर वर्क डन निकालना चाह रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हो, या और लिखा है तो दोनों ही निकालना चाह रहे हो आप। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भैया देखो, ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दुनिया जान चुकी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। QE ठीक है। बोलो सर वो तो सही है, ई तो बनाओ, तो छोड़ते हम किसी को नहीं है। पिछली बार की तरह इसको थोड़ा सा मिटाएंगे और क्यू बड़ा सा बना देंगे। अब बच्चों देखो, याद हो मैंने लास्ट क्लास में स्पेशली इसलिए तो बताया था, मैंने बोला था आप ये जो डॉट है प्लस का क्यू है, या तो इसको मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन या इसको मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, बताया था ना। लेट्स से मैं कह रहा हूं यहां से जो पास हो रहा है ना, ये मार्कर दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डाइपोल ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हो सर इस पे टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क की वैल्यू हमने पिछली बार निकाली थी PE sin थीटा। बात है सर वो तो निकाली थी, P तो चलो आप दिखा दोगे, ये कहां से लाओगे साइन थीटा, थीटा तो है ही नहीं, पिछली बार की तरह करोगे क्या। देखो अब मैं समझाता हूं, हम क्या करते हैं ना, पहले इसको थोड़ा सा ना, चलो तुम्हें पता है ना P है। अब बच्चे देखो मैं कहता हूं ना कि एक टाइम पर, और अगर किसी को लग रहा है ना सर इसके नोट्स, तो देखो आज की जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन में तो लिंक शायद ना डाल पाऊं, लेकिन आने वाली क्लासेस में इसके नोट्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, और हो सकता है आज नहीं, आज वाली में नहीं, इससे अगली क्लास में आपको जरूर मिल जाएंगे इसके नोट्स भी। ठीक है बच्चे, अब आप देखो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई देखो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, और ये माइक की क्वालिटी तो आपको पता ही है, इतने दिन हो गए हैं। अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जो स्मॉल p होता है, उसके बीच का एंगल एक टाइम पर थीटा बन रहा है। ठीक है, तो थीटा एंगल पर उस पर कितना टॉर्क लग रहा है PE sin थीटा। मैंने क्या करा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा क्या किया मैंने भाई, इस पे एंगल को चेंज कर दिया, डी थीटा। अब मैं समझाता हूं आपको मैंने किया क्या है। आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिनने 11th अच्छे से करी उनको याद होगा, ये तो क्या 9th का बच्चा बता देगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जब एंगल थीटा बन रहा था बिटवीन P एंड E, तब टॉर्क लग रहा था PE sin थीटा। E भी दिख रहा है, P भी, चलो P मैंने बनाया नहीं, अजीब सा लग जाता ना। अब मैंने क्या करा, बहुत थोड़ा सा वर्क डन किया, थोड़ा सा वर्क डन, और इसको कितने एंगल पर रोटेशन को चेंज करा। अब जो टोटल एंगल बनेगा वो आपका बनेगा थीटा प्लस डी थीटा, और मैं कह सकता हूं भाई डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर डी थीटा बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत कम होगा, तो स्मॉल वर्क डन ड्यू टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना टॉर्क लग रहा था। क्योंकि देखो कई बच्चों को लगता है ना कि सर डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं। इसमें डिफरेंशिएट पहली बात तो नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन की बात है। देखो बच्चे, कोई चीज कांस्टेंट ना हो
तब हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। आप जरा एक चीज ध्यान दो, ये थीटा 30 डिग्री है तो टॉर्क अलग है, 60 है तो टॉर्क अलग है, 90 है तो टॉर्क अलग है। टॉर्क की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इंटीग्रेशन से ही तो काबू में आएगा ये। अब आप ये देखो, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना बहुत छोटे एंगल की, तो ये वही वाली बात हो गई। कोई आपको 1 करोड़ रुपए देने आ गया, 10 की पावर 7 लिख देता हूँ, 1 करोड़ रुपए में ना वो कह रहा है भाई एक काम करो, मेरे जूते साफ कर दो, 1 रुपया और दे दूंगा। आप कहोगे हट ले जा इस 1 रुपए को, 1 करोड़ ही बहुत है। तो वही बात है भाई, ये जो डी थीटा है ये इतना छोटा एंगल है, तो टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अदरवाइज टॉर्क की वैल्यू चेंज होने वाली है बार बार हर एंगल पे। अब मैं कहता हूं अगर मेरे को ना नेट वर्क डन निकालना हो, बोलोगे सर वो तो ठीक है, टोटल वर्क डन निकालना है मेरे को, बोलोगे कहां से लेके कहां तक का, और टी की वैल्यू भी डाल दूं, डाल देते हैं सर, पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब बच्चे देखो, पसीना बहुत आता है ना एक, तो ये जो टोटल वर्क डन है, मैं कह रहा हूं भाई देखो, लेट से थीटा की वैल्यू आपको डेरिवेशन में नहीं लिखना है ये सब, लेट से थीटा की वैल्यू इतने डिग्री है, डेरिवेशन में ये सब कुछ भी नहीं लिखना होता। अब आप ऐसी चीज सोचो भाई, हो सकता है ये स्टार्टिंग में एंगल बना रहा हो 30 डिग्री, फिर बना रहे हैं 60 डिग्री, फिर एक टाइम पर बना रहे हैं लेट से 150 डिग्री। तो जो 60 डिग्री वाला केस था ना थीटा का, वो तो मैंने ले लिया, लेकिन स्टार्ट किधर से किया था? अगर आपने इंटीग्रेशन थोड़ी भी समझते हो तो आपको इतना पता होगा, 11th में अगर पढ़ी है कि जिधर से स्टार्ट करते हैं वो होती है लोअर लिमिट। भाई देखो 30 और 150 डिग्री के बीच में आता है 60 डिग्री, मानते हो? तो 60 डिग्री, ये आपको डाटा नहीं लिखना, ये बीच वाला केस था थीटा का। अब स्टार्ट करा था हमने थीटा 1 से, थीटा 1 की वैल्यू थीटा से कम भी हो सकती है, चल हो सकता है ज्यादा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने बीच में एक केस को लेट करा है बस, कम ज्यादा आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैथमेटिक्स के रूल समझते हो तो शायद समझ जाओ आसानी से, नहीं तो बच्चे कोशिश करो इनको समझने की। अब बच्चे देखो, स्टार्ट करा थीटा 1 से, जिधर से स्टार्ट करते हैं वो होती है लोअर लिमिट, और थीटा 1 इतना था, बढ़ते 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 ये कहीं पे ना, देखो मैं समझाता हूं, ये था थीटा 1 30 डिग्री लग रहा है, और ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, थीटा 2, तो 30 डिग्री से हो गया ये 150 डिग्री, चेंज आ गया ना, तो यहां पे लिख देते थीटा 2। कांस्टेंट कांस्टेंट, बच्चे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट ही होगा। पीई साइन की इंटीग्रेशन देखो दुनिया जान चुकी है, माइनस का कॉस होती है, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। और ये मैंने निकाला क्या है, टोटल वर्क डन टू मूव, सॉरी बच्चे, टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2, रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 एंगल टू थीटा 2 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई थीटा 1 से थीटा 2, और ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लास्ट में क्या आ जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2, इतना तुम्हें पता होगा, माइनस है तो लिमिट चेंज हो जाती है, और आप सिंपल इसको माइनस को बाद में बाहर भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो, लेकिन अभी चलो का मतलब ये नहीं है कहीं निकल जाओ भाई, निकलना बिल्कुल नहीं है। अब बात है सर, ये तो आपने ना टोटल वर्क डन निकाल दिया कि इसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल को रोटेट करने में कितना वर्क डन लग गया, पोटेंशियल एनर्जी से क्या लेना देना है, मैं आपको समझाता हूं। भाई देखो, पहली बात तो वर्मा साहब, हमारे जो एच.सी. वर्मा सर हैं, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, बोलो सर समझा दो। भाई एक स्प्रिंग है, 11 में पढ़ते थे, मैंने स्प्रिंग को दबाया, मैंने वर्क डन किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई,
अब समझ में आया? हाँ सर ऐसा कुछ था, एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल फोर्स नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कईयों को याद आ रहा हो। अब देखो बच्चे, इसका मतलब ये है, मैंने स्प्रिंग को देखो वर्क डन मैंने करा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई स्प्रिंग के अंदर। ऐसे ही भाई इसको रोटेट करने में वर्क डन एक्सटर्नली किसी और फोर्स ने या किसी और बॉडी ने करा, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। जैसे स्प्रिंग को दबाने से स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होती है, ऐसे ही इसको रोटेट करने से वर्क डन एक्सटर्नली हुआ है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। इसका मतलब आप कह सकते हो सर जितना वर्क डन किया है उतनी ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। और पी का मतलब पता है ना? चलो इतना तो खैर तुम बेवकूफ कोई भी नहीं है बच्चा, प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। इसका मतलब ओ बच्चे वर्क डन नहीं, वर्क डन तो पहले भी था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी होगी इस डाइपोल की, मान गए? आगे भी है अभी भाई। देखो एग्जाम में अक्सर काफी सारे बोर्ड्स में ये मैं कह सकता हूँ बहुत बार पूछा गया है, ये जो डाइपोल है ये अनस्टेबल या फिर स्टेबल कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं भाई। देखो अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग स्टेबल कब थी? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम थी। भाई देखो आप वर्क डन, मैं कह रहा हूं आपने 10 जूल का वर्क डन करा, तो उसमें 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो मतलब कि जैसे आप उसे छोड़ोगे तो अनस्टेबल है, वो ऐसे उछल जाएगी। वही मैं कह रहा हूं अगर आपने उसके 20 जूल का वर्क डन करा तो आपने ज्यादा दबा दिया, तो वो ज्यादा अनस्टेबल होगी, ज्यादा जोर की उछलेगी। मानते हो ना ये बात? तो इसका मतलब ये सर पोटेंशियल एनर्जी जितनी किसी भी सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत ही बच्चे, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर कम से कम बिल्कुल लोएस्ट अगर रखी जा सकती है तो वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। और अगर किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। अब आप ये बताओ, हम क्या करते हैं ना भाई, लेट्स से अगर मैं अनस्टेबल की बात करूं, ये मेरा जो डाइपोल है ये अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, अनस्टेबल कंडीशन तो क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है सर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब यहां पे ना कॉस थीटा की जगह आना चाहिए 1, और माइनस में अगर मैं 1 - 1 कर दूं तो 0 हो जाएगा। आप ऐसे करके देखना जरा, ये तो हो गया मैथमेटिकल अप्रोच, ऐसे नहीं है कि बस मैथ से ही समझाएंगे। तो आप देखो 1 + 1 2, तो 2pe। अब बात है देखो बच्चे, थीटा 1 की वैल्यू है 1, ये बताओ कॉस की वैल्यू 1 कब पे होती है? सिंपल, जब थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और थीटा 2 की वैल्यू कौन कौन समझ गया भैया? समझ गए होगे 180 डिग्री, क्योंकि -1 होती है, माइनस ऐसे आ जाएगा, ये देख लो। मैथमेटिकल अप्रोच से हटके भी सिखाएंगे बच्चे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाके। अब आप खुद सोचो सर, ये पहले स्टेबल था, बड़े प्यार से ऐसे था, हमने इसको ना ज्यादा से ज्यादा कितना घुमा सकते हो, बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसका मतलब ये खटाक से घूमना चाहेगा ना, कि भाई हमने जबरदस्ती इसको घुमाया है, तो ये चाहेगा खट से वापस घूम जाना। इसका मतलब हमने इसको जबरदस्ती ना ज्यादा से ज्यादा घुमा के अनस्टेबल कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा एंगल कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा आप खुद सोचो ना, 180, जो कि ये रहा थीटा 2, और स्टार्टिंग में कम से कम कितना होगा? 0 डिग्री। भाई मैथ से भी समझ में आ रहा है। अगर आप वैल्यू को याद मत करो, आप ऐसे सोच के देखो सर, सबसे ज्यादा स्टेबल था थीटा 1 पे, बिल्कुल प्यार से रखा हुआ था। हाईली अनस्टेबल था थीटा 2 पे, हम उसको वहीं ले गए, तो ये स्टार्टिंग में एंगल था 0 और ये लास्ट में एंगल था 180, तो यही तो है 0 से लेके 180 डिग्री। अब आया, अब मैं समझाता हूं आपको स्टेबल वाला केस। देख लिया, अनमिटो देंगे ना स्टेबल कंडीशन। इसमें आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, मानते हो? छोटे तो लिख दिया मैंने, 1 मिनट।
भाई बच्चे एक तो तुम कमेंट नहीं करते ना, एक दो बच्चे ही हैं प्यारे प्यारे वही कमेंट करते हैं। अब आप ऐसे सोच के देखो सर कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो हाँ ठीक है लोएस्ट है, लेकिन बच्चे क्या जीरो से छोटा भी कुछ हो सकता है? अगर जीरो से छोटा लेके जाओगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, क्यों नहीं इसको माइनस में लेके जाए। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे सोच के देखूं माइनस का वन तो यह आ जाएगा माइनस का 2p जो कि जीरो से भी कम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और बोलोगे सर यार 1 क्यों लिखते हो? बच्चे देखो कॉस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा प्लस का 1, कम से कम माइनस का 1, ये सब तुम्हें पता होगी तो इन सब पे कोई बहसबाजी नहीं होगी। अब हाँ जी, अब आप ये देखो थीटा 1 की वैल्यू आप बोल दोगे सर ऐसी पता लग रही है, थीटा 2 की वैल्यू इनडायरेक्टली ये प्लस का 1 था, थीटा 2 सॉरी कॉस थीटा 2 प्लस का 1 तो सर इधर होता है। अब बात आती है सर मैथमेटिकली तो आपने समझा दिया, अब ऐसे समझाओ पहले की तरह। अब मैं बच्चे आपको देखो ये पहले से ना हाईली अनस्टेबल था, मैंने क्या करा ना इसको हल्का सा करा, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बेचारे में थोड़ी बहुत थी ना वो भी सारी खींच लिए, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। अनस्टेबल से ना मैंने इसको ज्यादा स्टेबल बना दिया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी खत्म हो गई, ये यहाँ पे आ गया। आप समझे? इसका मतलब अनस्टेबल से मैं इसको स्टेबल पोजीशन में खुद लेके आ गया, लेकिन मैंने वर्क डन बिल्कुल भी नहीं करा, ये अपने आप आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। और ये अगर अपने आप आया है माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तभी तो माइनस आया है। देखो मैथमेटिकली भी आ गया, और फिजिक्स के लॉ लगाओगे वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना था 2pe माइनस का चेंज इन, तो माइनस भी तो आएगा। अब आया समझ में? अरे शाबाश, क्योंकि हमने पिछली बार हमने घुमाया था इसको, इस बार हमने नहीं घुमाया। ये थीटा 1 की वैल्यू 180 थी, अपने आप शू करके घूम गया, अपने आप घूम गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो और कम हो जाएगी, बचेगी नहीं, जीरो से भी नीचे गई तो ये स्टेबल कंडीशन है। अब आया समझ में? बहुत अच्छे से। और ये थीटा किसके बीच में था भाई? P और E के बीच में था। ये कई बच्चे कहते हैं ये लाइन है, बच्चे ऐसे पेपर में ये सब नहीं लिखना होता, ठीक है। और वही जो हर बार हम लिखते हैं लिखूंगा नहीं, इस बार ना बच्चे थोड़ा कुछ अलग करते हैं। देखो अलग का मतलब है ये बड़ा वाला बॉक्स बनाऊंगा मैं और इसमें मैं लिखूंगा देखो ये एंड ये, हाँ हो सकता है अब तुम्हें अच्छा लगे।